हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद सरफराज आलम और आप देख रहे हैं रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट का वीकली शो कंसेप्ट टॉक। आज जो है हम लोग इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन जो हैं बोर्ड पे जो लिखे हुए इनको कवर करेंगे। पहला जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डिड एवोगाड्रो गेस एवोगाड्रो नंबर, यानी जो है एवोगाड्रो साहब ने जो है बताया था कि 1 मोल में जो है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 मोल जो है वो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है, चाहे वो एटम हो। अगर 1 मोल जो है आपका जो है एटम होगा तो इतना होगा, या आपका जो है आयंस हो या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हो, 1 मोल जो इतना के बराबर होता है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि 1 मोल जो है इतना कैसे आया, एवोगाड्रो नंबर के बराबर कैसे आया, या एवोगाड्रो को ये आइडिया कहाँ से मिला, है ना। दूसरा जो है क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज वैक्सीन एफिकेसी रेट। वैक्सीन एफिकेसी रेट क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो है आजकल जो वैक्सीन दिया जाता है, चाहे वो आपका फाइजर हो या आपका कोविशील्ड हो या आपका कोवैक्सीन हो, तो हर वैक्सीन का जो है एफिकेसी रेट लिखा हुआ आपको मिलता है। जैसे जो है हम लोग यहाँ पे फाइजर का जो है लेके चलेंगे, जिसका जो है एफिकेसी रेट 95% है। और ये जो एफिकेसी रेट है ये किस तरह से इफेक्टिवनेस से किस तरह से अलग है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इफेक्टिवनेस, यानी जो है हम ये डिफरेंस यानी इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफिकेसी रेट एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस और इफिकेसी रेट में क्या अंतर है। तीसरा जो है बहुत मतलब हमारा फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, सिलेबस का ही क्वेश्चन है। कुछ लोगों का डाउट था, तो ये है आपका द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ इज 0। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग 0 मान लेते हैं बिकॉज अर्थ इज ए गुड, है ना। गुड क्या है, कंडक्टर है या गुड इंसुलेटर है, गुड सेमीकंडक्टर है या गुड डाइइलेक्ट्रिक है, क्या है। तो हम लोग 1 बाय 1 आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस पे आते हैं कि हाउ डिड एवोगाड्रो गेस एवोगाड्रो नंबर, है ना। उसके बाद हम लोग जो है 1 बाय 1 तीनों क्वेश्चन आज यहाँ करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए एवोगाड्रो साहब ने जो है ये नंबर कैसे दिया, कहाँ से गेस किया, 1 मोल जो है इतना कैसे हुआ, है ना, इस पे। तो हम लोग को जैसा कि पता है कि 1 जो है एक एटम का जो मास होता है ना 1 AMU, आप लोग को सबको पता है कि 1 AMU जो होता है वो होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और एक एटम का जो मास होता है, मास ऑफ 1 एटम, कोई भी एलिमेंट का, है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, तो वो आपका होता है मास नंबर इन AMU। अगर मास नंबर को हम लोग AMU में लिख दें तो वो एक एटम का मास होता है किसी भी एलिमेंट का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, मास नंबर इन AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये आप लोग जान रहे हैं, है ना। और 1 मोल का, किसी एलिमेंट के 1 मोल का अगर हम लोग मास कहते हैं 1 मोल, है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, है ना, तो ये आपको हो जाता है मास नंबर इन ग्राम, मास नंबर इन ग्राम। तो इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि देखिए आप मान लेते हैं सोडियम हम लोग लेते हैं। सोडियम का जैसा कि पता है एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर इसका कितना होता है 23। अगर हम ये बोलें सोडियम के एक एटम का मास, है ना, मास ऑफ
1 एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम यानी Na, तो ये आपका हो जाएगा 23 AMU, 23 AMU, यानी सोडियम एलिमेंट जो हमारा है उसके एक एटम का मास आपका 23 AMU। अब यहाँ पे देखिए अगर केजी में कन्वर्ट करना होगा तो 23 1 AMU कितना होता है आपका 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 kg। तो आपका जो है सोडियम के एक एटम का मास जो है कितना हो जाएगा 1.23 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 kg। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर, किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -24 ग्राम हो जाएगा हमारा। अब देखिए तो सोडियम के एक एटम का जो है मास हमको कितना आ रहा 23 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। अब जो है ये जो है मान लेते हैं 1 मोल जो है यहाँ पे हम लोग जो है मास नंबर इन ग्राम को बोल रहे हैं, मास नंबर इन ग्राम। तो देखिए अगर इतना ग्राम जो है 23 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, अगर इतना ग्राम मास जो है वो उसमें कितना एटम होता है 1 एटम है ना। एक एटम जो है आपका कितना मास कंटेन करता है तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। तो सोडियम का मास नंबर कितना है तो आपको पता है सोडियम का जो है मास नंबर 23 ग्राम, ये मास नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11। तो अगर हम लोग देखें कि इनके 23 अगर अच्छा 1 ग्राम में कितना होगा तो 1 ग्राम में कितना होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, 24 ये इतना एटम होगा 1 ग्राम में। इतना ग्राम में 1 एटम होता है और 1 ग्राम अगर मास हो तो कितना एटम होगा तो इतना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 23 ग्राम ले रहे हैं। तो सोडियम का जो है 23 ग्राम, तो इतना ग्राम में जो है कितना एटम होगा तो इसको जो है 23 से इस नंबर को जो ऊपर आया है 1 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 इतना एटम्स। अब इसको सॉल्व कर दें, ये 23 कैंसिल और ये सॉल्व कर दें तो ये आपका आता है 1.66 और ये ऊपर चले जाएगा तो 10 पे पावर प्लस 24 एटम्स। और इसको अगर और हम सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है 6.022 अप्रोक्सीमेटली है ना इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। तो देखिए तो सोडियम का 23 ग्राम है ना, तो 23 ग्राम सोडियम, क्योंकि इसका मास नंबर है, मास नंबर इन ग्राम लिए है तो ये जो है मास नंबर इन ग्राम ये जो है आपका 1 मोल कहलाता है। अगर सोडियम के 1 मोल का मास कितना होता है 23 ग्राम, सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है तो वो आपका मास नंबर इन AMU इतना होता है ना। तो यहाँ पे हमको जो नंबर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो ये एक सोडियम का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से दूसरा जो है एग्जाम्पल और कोई एलिमेंट लेते हैं। हो सकता है कि आप लोग को कन्फ्यूजन हो कि ये खाली सोडियम के केस में आ रहा, दूसरा केस में देखें क्या क्या आता है हमको। तो हम लोग जो है कैल्शियम का ले लेते हैं। कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर जो है इसका क्या होता है 40। तो कैल्शियम हम लोग ले लेते हैं। तो कैल्शियम का भी जो है अगर एक एटम का जो है मास की बात करें है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम,
तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यानी 40 AMU, 40 AMU यानी 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इतना ग्राम में 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना ग्राम में जो है कैल्शियम का कितना एटम होगा, 1 एटम ऑफ कैल्शियम होगा। कैल्शियम का एक एटम का मास कितना, इतना है। तो हम लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि इतना ग्राम जो है कैल्शियम के, है ना, 1 एटम ऑफ कैल्शियम। तो अब यहाँ पे देखिए तो 1 ग्राम उसी तरह से, तो 1 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 एटम्स हो जाएगा 1 ग्राम में। उसी तरह से अगर हम 40 ग्राम की बात करें तो यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और ये 40 कैंसिल, तो फिर से वही बच जाएगा। फाइनली आप देखिए कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, आपको जो है बचता वही है 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 और इसको सॉल्व करेंगे दिया आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। तो आपको अब पता चल गया होगा कि एवोगाड्रो साहब को जो है ये आइडिया कहाँ से आया था कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी हम एटम भी बोल सकते। 1 मोल अगर मान लो आयन होगा तो इतना आयन, 1 मोल आयन में कितना, 1 मोल अगर मान लो किसी सैंपल का 1 मोल अगर हम लोग लेंगे, मान लेते हैं कि Ca+ का ही Ca2+, तो उसमें आयन की संख्या कितना होगा, उसमें चार्ज कितना होगा, तो हम लोग जो है आयन कितना होगा, इतना ही होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अगर न्यूट्रल एटम है तो एटम की बात करें तो 1 मोल अगर कैल्शियम का सैंपल ले रहे हैं या 40 ग्राम कैल्शियम का सैंपल ले रहे हैं तो उसमें एटम की संख्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था इफिकेसी रेट। What is efficacy rate and how it is different from effectiveness? तो देखिए एफिकेसी रेट आपका देखिए क्या होता है ना, उसको हम लोग मैथमेटिकली निकालेंगे। या किसी भी वैक्सीन का एफिकेसी रेट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए वैक्सीन एफिकेसी रेट या एफिकेसी रेट ऑफ वैक्सीन, तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हर वैक्सीन का एफिकेसी रेट अलग अलग है, क्योंकि एफिकेसी रेट जो है वो डिपेंड करता है आपका जो है कहाँ पे वो ट्रायल ऑर्गेनाइज कराया गया, यानी किस कंट्री में, किस लोकेशन में, और जो है डेमोग्राफी क्या था, मतलब जो है उसमें जो है ये जो है आपका बूढ़े कितने थे, जवान कितने थे, है ना, जेंडर कितने जो है लेडीज कितना जेंट्स, और जो है यानी किस एज के लोग, किस नस्ल के लोग, है ना, वो सारे चीज़ जो है डिपेंड करता है आपका एफिकेसी रेट पे। तो यहाँ पे जो है हम लोग फाइजर का जो है एग्जाम्पल लेके जो है देखिए फाइजर का एफिकेसी रेट जो है वो आपका है 95%। तो ये देखिए ये एफिकेसी रेट 95% फाइजर का आया कैसे। और यहाँ पे जो भी हम डाटा लेंगे इस डाटा का जो है आपको सोर्स बता देते हैं ना, क्योंकि जो है सोर्स बताना ज़रूरी है, आपको ऐसा ना लगे कि जो है हम जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है ना। तो सोर्स इसके लिए जो है हमने दृष्टि IAS का जो है वीडियो देखा है, WHO को थोड़ा बहुत उनका जो है पढ़ा, उसके बाद जो है इंडिया टुडे में जो है डॉक्टर सरीन का जो अपना स्टेटमेंट है या उन डिबेट में जो बातें उन्होंने कहा एज ए पैनलिस्ट के तौर पे, तो
आपको जो है इन सारे को जो है देखने के बाद, सुनने के बाद जो है मैं इस पे जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका सोर्सेस इंडिया टुडे का वीडियो है, यूट्यूब पे है, आप भी देख सकते हैं। उसके बाद दृष्टि IAS का और भी बहुत सारे डिफरेंट जो है जो वीडियो चैनल है वहाँ पे जाके मैंने इसको देखा है। और WHO जो वेबसाइट है तो वहाँ पर से जो हमको मिला कि जो फाइजर है तो इन्होंने जो क्लिनिकल ट्रायल किया था तो उसमें इनका सैंपल साइज है 43,660 अप्रोक्सीमेटली, लगभग हर वीडियो में हमको इतना ही मिला। तो इन्होंने देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इसमें इन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया है। एक ग्रुप का नाम है प्लेसिबो। अब आप लोग को नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लेसिबो क्या होता है, तो इसको भी हम अभी डिस्कस कर देते हैं। और दूसरा ग्रुप जिनको वैक्सीन दिया गया है ना, वो ग्रुप है। तो देखिए सैंपल साइज, तो इसी को हाफ हाफ कर दें, तो हाफ कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 21,830 और ये भी आपका है 21,830। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है जो कोरोना पॉजिटिव मिला, यानी इन्फेक्टेड, वह आपका जो है टोटल 170 है। और 170 में जो है 162 जो है प्लेसिबो ग्रुप से है और 8 जो है वैक्सीनेटेड ग्रुप से है। और यहाँ पे हम लोग रिस्क परसेंटेज, तो यहाँ पे आप देखिए प्लेसिबो वैक्सीन है ना, इन दोनों में दोनों का साइज, सैंपल साइज लगभग बराबर है 21,830, ये भी 21,830। देखिए 2 ग्रुप में यहाँ बांटने का जो है जो कारण है वो देखिए ये है कि ये जो 21,830 जो वॉलेंटियर थे इनको एक्चुअल में वैक्सीन दिया गया, और बाकी जो 21,830 है इनको जो है वैक्सीन नहीं दिया गया था। वैक्सीन के तौर पे जो, यानी फॉल्स वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीन के तौर पे जो है इनको इंजेक्शन दिया गया ना दिखावा के लिए। लेकिन इनको जो है नहीं पता है, जो प्लेसिबो है, जो ये वाले साइज है 21,830, यानी जो आधा वॉलेंटियर है, उनको जो है दिखाने के लिए जो है वैक्सीन दिया है ना, कह दिया कि आप लोग को भी वैक्सीन दिया गया है। लेकिन वैक्सीन के तौर पे जो कुछ भी इंजेक्टेड कर दिया गया, मान लो सलाइन या कोई जो है विटामिन का इंजेक्शन वगैरह दे दिया, ताकि जो है ये अपना खुशफहमी में है कि हम भी वैक्सीनेटेड हैं। और 21,830 इनको रियल में जो है वैक्सीन दिया गया। देखियो आप लोग जो है प्लेसिबो इफेक्ट भी सुने होंगे, या अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो प्लेसिबो इफेक्ट देखिए एक्चुअल में काम कैसे करता है कि एक्चुअली जो है ये प्लेसिबो इफेक्ट का जो है जो मस्तिष्क है उसका शरीर से एक रिश्ता बनाता है ना, लोगों का एक उम्मीद पैदा करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है सर्दी जुकाम या बुखार लगा हुआ है और आप जो है डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर जो है ऐसे ही कोई टेबलेट दे देता है, आपको कहता कि ले जाइए 100% आप जो है ठीक हो जाइएगा। और उसके बाद जो है जब डॉक्टर आपको टेबलेट दे देता है तो आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है और आप आते हैं और आप पूरा एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस और आपका जो है एकदम सकारात्मक एक सोच भी हो जाता है कि नहीं नहीं हम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप ठीक हो जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिर आप कौन सा ऐसा टेबलेट दिए थे जो हम खरीद के रख लेंगे और किसी को होगा मेरे परिवार में उसको देंगे। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो हम ऐसे ही कोई जो है आपको जो है न्यूट्रिशन का या जो है विटामिन का टेबलेट दे दे, वो कोई दवाई दिए नहीं थे, आपके संतुष्टि के लिए बस हम दवाई दे दिए थे। तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। यानी जो है होता कभी कभी जो है जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो आधा वैसे ही वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक जो है
सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, उसको लगा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम आ गए तो ठीक हो ही जाएंगे ना। इसको एक कहानी से भी जो है आप समझ सकते हैं, जैसा कि एक मतलब परिवार की कहानी है। वाइफ हस्बैंड में हमेशा जो है झगड़ा होता था। क्या हुआ कि जो हस्बैंड है वो ऑफिस में काम करते थे और शाम में जब आता था तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस में से आने के बाद आदमी थका हुआ रहता है और इरिटेशन भी काफ़ी रहता है, और वैसे में जो है वाइफ कुछ बोल दे तो फिर वो शुरू हो जाता था। तो बात धीरे धीरे जो है फिर वो हॉट टॉक में बदल जाता था। तो वाइफ जो है, ये झगड़ा अक्सर होते रहता था, तो वाइफ सोची कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो वो मौलवी साहब के पास गया। आप इसको मौलवी साहब या पंडित जी आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा। तो मौलवी साहब को कहे कि कोई तावीज़ दीजिए। तो बोला प्रॉब्लम क्या है? तो बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग का आपस में अक्सर झगड़ा हो जाता है। तो सिचुएशन भी बताया। तो उनको जो है कागज़ में से ही कुछ लिख के दिए और इसको बोले कि जो है ये जैसे आपके हस्बैंड आने वाले होंगे, इस कागज़ को पानी में डाल के आप पानी जो है मुंह में ले लेना, और पानी को गटकना नहीं है और ना फेंकना है। जाहिर सी बात है, पानी को ना गटकना है, ना निगलना है और ना फेंकना है, तो पानी तो मुंह में रहेगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो वही काम वो उन्होंने किया। हस्बैंड जैसे ही उनके आते थे तो वो जो है पानी उसी तरह से मौलवी साहब के बताए हुए तरीके पे वो पानी जो है मुंह में ले लेते थे, और जो है कुछ बोलती नहीं थी। तो हस्बैंड को भी लगा कि चलो आज तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि होता क्या था, कोई भी ऑफिस से जब आता है तो वहाँ से वो थका रहता है और चिड़चिड़ापन, और उस वक्त कोई भी बात अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें क्या होता था कि वो भी जो है हस्बैंड भी सोचे कि चलो आज आए हैं तो हर तरह से शांति, कुछ नहीं, अपना कपड़ा वपड़ा फ्रेश व्रेश हुआ और नाश्ता वास्ता किया, थोड़ा आराम किया, और फिर जो है टाइम बीत जाता था। तो फिर जो है उसमें कुछ किसी तरह का कोई विवाद, हॉट टॉक, लड़ाई झगड़ा होना बंद हो गया। 10-15 दिन के बाद जो है ये अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मौलाना साहब के पास गए, वो कहा कि ऐसा आप देखिए, जो है जो पहले लड़ाई झगड़ा हम लोग के बीच होता था तो अब नहीं हो रहा है, ऐसा आपने जो है क्या तावीज़ दिया था? तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं दिया था ना, वो आपको जो है सिर्फ संतुष्टि के लिए दिया था। एक्चुअली जो है आप जो है क्योंकि जो है जैसे वो आ रहे थे, पहले क्या होता था कि आप उसी जो है उस वक्त वो चिड़चिड़ा में रहता था, थका हुआ रहता, तो उस वक्त आप तुरंत कुछ बोल देते थे, जिसके रिएक्शन में जो है ये सब एक्शन हो जाता था। और जब हमने कहा तो आप उसके आधार पे जो है पानी जो है मुंह में ले लिया और बोलना बंद कर दिया, तो इस तरह का कुछ भी वाकया नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है ये भी आपका क्या है, प्लेसिबो इफेक्ट, यानी इनको जो है वैक्सीन नहीं दिया गया है, ये 21,830 लोगों को, लेकिन इनको बोल दिया है कि आपको भी वैक्सीनेटेड किया गया है, और इनको पता भी नहीं है कि हम को जो है फॉल्स वैक्सीनेटेड किया गया या फॉल्स ट्रीटमेंट हमारे साथ हो रहा है। तो उसके बाद जो है 28 दिन के बाद देखा कि जिन लोगों को जो है वैक्सीन एक्चुअल में दिया गया था उनमें से जो है 8% जो है कोरोना पॉजिटिव है, और जिनको जो है वैक्सीन नहीं दिया गया था, यानी ये जो आपके प्लेसिबो ग्रुप हैं, उनमें से जो है 162 लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव यानी वो इन्फेक्टेड हुए हैं। तो अगर इसको परसेंटेज में निकालें, 162 को इससे डिवाइड करें तो ये जाके आता है 0.74, और इसको इससे डिवाइड करें तो ये हमारा आता है 0.04। तो देखिए, यानी जिन लोगों को हम वैक्सीन दिए हैं उनमें से 0.04% जो है कोरोना पॉजिटिव यानी फिर से इन्फेक्शन हुआ है, और जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दिया गया था, जो प्लेसिबो ग्रुप थे, उनमें से 162 यानी 0.74%। तो वैक्सीन देने के वजह से जो है रिस्क में कितना परसेंटेज की कमी आए, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हम लोग घटाएं कि कितने, मतलब ये रिस्क परसेंटेज है, जिनको अगर हम नहीं दे रहे हैं उसमें जो कोरोना पॉजिटिव या इन्फेक्शन होने का जो संभावना था वो 0.74%, और
जिनको वैक्सीन दिए हैं उनमें 0.04। तो वैक्सीन देने के बाद जो है रिस्क परसेंटेज कितना कम आया, तो वो हम अगर निकालें तो है ना, डिक्रीज इन रिस्क परसेंटेज तो ये डिक्रीज इन रिस्क परसेंटेज, तो ये आपका आ जाएगा 0.74 माइनस 0.04, तो ये आपका आ जाएगा 0.7%। यानी 0.7% जो है रिस्क आपका क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, जिन वैक्सीन के वजह से 0.7% जो है जो रिस्क है वो आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। अगर हम लोग इफिकेसी रेट निकालें तो देखिए इफिकेसी रेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.7, यानी जितना परसेंट जो है रिस्क रिड्यूस हुआ है ना। 0.7 आपका क्या शो कर रहा है कि जो है वैक्सीन जो है कि कोरोना होने का जो है रिस्क है उसको जो है कितना परसेंट रिड्यूस कर रहा है, 0.7 है ना। 0.7 आपको क्या शो कर रहा है कि जो है ये वैक्सीन के वजह से जो है इतना परसेंट रिस्क रिड्यूस हो रहा है। और वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाया उसका रिस्क परसेंटेज कितना, 0.74, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 95%। और एग्जैक्टली यही आपका जो है फाइजर का भी होता है। तो ये जो डाटा लिए है तो ये आपका फाइजर का ही डाटा लिया गया है। तो आप जो है रिस्क का जो है आप ये समझ गए है ना कि किस तरह से इफिकेसी रेट निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे इफिकेसी जो है किस तरह से जो है आपका ये इफेक्टिवनेस से डिफरेंट है ना। तो देखिए जो इफिकेसी है और जो इफेक्टिवनेस है, तो इफिकेसी जो है आपका क्लिनिकल ट्रायल है और जो आपका इफेक्टिवनेस है वो रियल वर्ल्ड में होता है, इफिकेसी। और इधर हम लोग जो इफेक्टिवनेस लिख रहे हैं, ये जो है क्लिनिकल ट्रायल है और ये आपका रियल वर्ल्ड है। क्लिनिकल ट्रायल में जो कंडीशन होता है वो कंडीशन आपका जो है आइडियल होता है। कंडीशन वहां पे आपका क्या होता है, आइडियल और कंट्रोल कंडीशन होता है, कंट्रोल एंड आइडियल कंडीशन। और रेंडमाइज्ड और देखिए रियल वर्ल्ड में मतलब जो एक्चुअल जो है ना, जो हमारा जो है एक्चुअल में वैक्सीन जो लगना है लोगों को है ना, जो एक्चुअल जो पीपुल है उनको जो वैक्सीन लगना है वो वहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग कुछ वॉलेंटियर चुनते हैं जो डिफरेंट जो है आपके जो है डेमोग्राफी से आते, डिफरेंट एज ग्रुप वाले होते हैं, डिफरेंट रेसेस के होते हैं, डिफरेंट लोकेशन के होते हैं। और उसमें जो है आपका है ना रेंडमाइज तरीके से इसको हम लोग करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में देखिए जब हमको जो है ये वैक्सीन जो है और लोगों को देना, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रॉब्लम आपको क्या आ सकते हैं, एक तो 100% वैक्सीनेटेड किसी भी एरिया को हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। तो जो वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है तो वो जो है कोरोना के कैरियर को ढोने का काम करेगा, वो तो इन्फेक्टेड होगा। और जब आप बहुत लॉन्ग टर्म तक उनके संपर्क में आएंगे तो आपको होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा जो है जैसे फाइजर की बात करें तो यहाँ पे जो है कूलिंग प्रॉब्लम है, इसको जो है हम लोग जो है -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज करते हैं है ना।
स्टोरेज -70 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा डेमोग्राफिक भी रीजन है, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग रेसेस, नस्ल में, अलग अलग एज ग्रुप में जो है वैक्सीन एक जैसा काम नहीं करता है। अलग अलग लोकेशन का, अलग अलग रेसेस का जो है जो इम्यून सिस्टम होता है वो अलग अलग तरह से वर्क करता है। जैसे जो गांव में किसान होते हैं या मजदूर क्लास है वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और जो एसी में बैठ के काम करते हैं तो उनका मेंटल वर्क तो होता है लेकिन फिजिकल वर्क उतना नहीं होता है। तो अलग जेंडर, बहुत सारे प्रॉब्लम है ना इसमें आ सकते हैं। स्टोरेज का प्रॉब्लम हो सकता है -70 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो है जो कंडीशन आइडियल नहीं होता है, और कंट्रोल भी जो है आपका जो है जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो है जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या जो स्पेशलिस्ट कोरोना महामारी के जो स्पेशलिस्ट है वो तो नहीं वैक्सीन देने आएंगे या उनका इंतज़ाम हर जगह देखेंगे। यहाँ पे हमको जो है गांव लेवल तक जो है वैक्सीनेट करना है, तो यहाँ पे क्या इंतज़ाम है अपने लोकल रीजन में, अपने शहर में, गांव में जो है क्या जो है यहाँ पे जो है रखने का, स्टोरेज का जो है यहाँ पे क्या कैपेसिटी है, और यहाँ पे रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो है कैसा माहौल है ना, उस पे वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए इफ़ेक्टिवनेस, इफ़ेक्टिवनेस हमेशा जो है इफ़िकेसी रेट से कम ही आएगा, है ना। इंतज़ाम पे डिपेंड करता है हमारा क्या इंतज़ाम है, तो इसीलिए हमेशा जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है, और ये इफ़ेक्टिवनेस वेरी करेगा लोकेशन टू लोकेशन। जितना जो है इफ़ेक्टिव जो है फाइजर वैक्सीन अमेरिका में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो आपका इंडिया में ही उतना ही इफ़ेक्टिव हो, और इंडिया में भी अलग अलग रीजन में उतना ही इफ़ेक्टिव हो। बिहार में भी उतने इफ़ेक्टिव हो जितना दिल्ली में हो, जितना मुंबई में हो, जितना बेंगलोर में हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर जगह का जो है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हर लोकेशन का अलग अलग अपना प्रॉब्लम है। फिर 100% वैक्सीनेशन नहीं है, बहुत सा अभी तो 11% ही जो है वैक्सीनेशन हो पाया है। स्टोरेज का प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो गरीब स्टेट हैं। फिर इंतज़ाम का प्रॉब्लम है, हम लोग वैक्सीन को इस हिसाब से उतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो उतना अच्छा से इंतज़ाम या मेंटेनेंस रख रखाव हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे इफ़िकेसी और इफ़ेक्टिवनेस में अंतर, दोनों अलग अलग चीज़ है। और इफ़ेक्टिवनेस हमेशा इफ़िकेसी से ये अलग कम ही आएगा, और ये डिपेंड करेगा आपका अलग अलग लोकेशन पे। तो इसीलिए जो है जब भी कोई वैक्सीन दूसरे कंट्री में जाता है इसे तो वहाँ पे जो है पहले उसको इमरजेंसी ट्रायल का जो है ये मिलता है लाइसेंस, उसके बाद जो है तब जो है उसको जो है परमानेंट ट्रायल का लाइसेंस दिया जाता है। उसका जहाँ पे वो जाएगा, जहाँ पे वो वैक्सीन, जैसे मान लो फाइजर है तो उसको इंडिया में भी जो है थोड़ा बहुत ट्रायल करके दिखाना होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि जो है अर्थ का जो पोटेंशियल है वो आपका 0 होता है बिकॉज अर्थ इज ए। 4 ऑप्शन था कि क्या अर्थ इंसुलेटर है, या अर्थ आपका जो है कंडक्टर है, अर्थ सेमीकंडक्टर है, या अर्थ डाइलेक्ट्रिक है। तो इसका आंसर है कि अर्थ जो है आपका गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। देखिए कहीं भी हम लोग जब अर्थिंग करते हैं मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और इसको अर्थ कर दिए तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आके जो है इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर से ये न्यूट्रल एटम हो जाता है। या कोई निगेटिव चार्ज बॉडी है, निगेटिव चार्ज बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ में चले जाता है और बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो आप देखोगे कि अर्थ में चले जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ में फैलता है, ऐसा नहीं कि जहाँ पे गया वहीं पे जमा होके रह जाता है। यानी जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये आपका जो है मूव करता है। और मूव कर कौन सा ऐसा मटेरियल है जहाँ पे जो है चार्ज कंडक्टर इजीली मूव कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है, वैसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं।
कंडक्टर मटेरियल वैसे मटेरियल को बोलते हैं जहाँ पे चार्ज पार्टिकल या कहें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। इंसुलेटर में आपका चार्ज पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं करता है। इंसुलेटर अगर मान लो कोई होगा सब्सटेंस या मटेरियल, तो उसमें जो है चार्ज को जहाँ देंगे वो चार्ज वहीं पे रह जाएगा, वो चारों तरफ फैलेगा नहीं। जबकि जो है जो आपका कंडक्टर होगा वो मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा जो है निगेटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव है ना, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, दोनों सेम नेचर का, और ये फैलेगा तब तक फैलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड ना हो जाए, जब तक कि नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। तो इसलिए जो है अर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर बोलेंगे। आप समझ गए होंगे कि अर्थ गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि जो है अर्थ में जो है कंडक्टर चार्ज का फ्लो इजीली हो जाता है, चार्ज एक ही जगह रुका नहीं रहता है। अब इसका पोटेंशियल देखो जीरो, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो इसके वजह से पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ होगा। तो देखो कि अर्थ जो है उसका जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा डायमेंशन है, तो थोड़ा बहुत चार्ज जो है उसमें चला भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो समुद्र है, समुद्र में अगर एक मग पानी डाल भी दोगे तो उससे जो है समुद्र के जो वाटर लेवल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थैंक्स, और जो लोग नए व्यूअर हैं वो जो है इस वीडियो को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको जो है इस तरह के वीडियो मिलते रहे। और आपके मन में कोई भी अगर जिज्ञासा है या किसी क्वेश्चन को लेके डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में आप अपना क्वेश्चन जो है छोड़ सकते हैं। तो हम लोग जब नेक्स्ट जो है वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीकली जो सीरीज होगा हमारा, उसमें जो है आपके जिज्ञासा को जो है उस पर वीडियो बनाया जाएगा या आपके जो डाउट होंगे उसको वीडियो बनाया। थैंक यू।